अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां पानी की तकसीम के मामले में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे पर ये लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वहीं तरक्याती फ़ंड्स के मामले पर भी वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। वज़ीर आला सिंध ने शिकायत की कि वफाकी हुकूमत बजट में सिंध को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। फ़िनांस डिपार्टमेंट सिंध को पूरे पैसे नहीं देता। NHA में भी सिंध के लिए कोई स्कीम नहीं रखी गई है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि PTI सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सज़ा दी जा रही है। जहां तरक्याती फ़ंड्स के मामले पर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है। वहीं सेनेट में इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार होने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज से नाराज़गी के बाद उन्हें दोबारा चेयरमैन मुंतखब करवाने की बजाय ये कमेटी मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने न जाने किसके कहने पर इस कमेटी के चेयरमैनशिप को हुकूमती रुकन सेनेटर वलीद इकबाल के हवाले किया। इंसानी हुकूक कमेटी की चेयरमैनशिप पर मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद साहब ने भी एतराज़ उठाया है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि इंसानी हुकूक की सेनेट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अफसोस है कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसकी सरबराही हुकूमत को देकर दिफा की कमेटी हासिल कर ली। अब सवाल ये है कि सेनेट में इंसानी हुकूक की कमेटी पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान आखिर ऐसे क्या मामला तय पा गए हैं। दूसरी तरफ इंतखाबी इस्लाहात की बात करें तो इस पर असम्बली के अंदर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान भी हमें एक जो सिर्फ तनकीद और जुमलेबाजी ही देखने में मिलती है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट बनी हुई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। सबसे पहले बजट पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि सिंध को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अगर हुकूमत को देखें, हुकूमत तो फूले नहीं समा रही। वो तो कह रहे हैं कि आवाम को मौशी और इक़्तिसादी लिहाज से इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलेंगी। हुकूमत के मुताबिक तो जो मईशत को ख़राब किया नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद ये लोग पटरी पर लेकर आने में कामयाब हुए हैं। मईशत एक दुरुस्त समत में चलना शुरू हो गई है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ज़्यादती हो रही है आप लोगों के साथ इस बजट में, शहरी साहिबा? देखिए, सिर्फ सिंध के साथ ज्यादती नहीं है, पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप सिंध का पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि सिंपल सी बात है, ना ये किसी मुशावरती अमल में इन्वॉल्व करते हैं, ना ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम की जो बातें होती हैं उसमें सुनते हैं किसी की बात। ऐसा नहीं है कि सिंध अपनी आवाज़ उठाना नहीं जानता और ना सिंध अपने मुतालबात को अधूरा छोड़ता है। चीफ मिनिस्टर ने हर दौर में, हर मौके पर अपनी सिंध की बात की, चाहे वो डेवलपमेंट फंड्स हों, चाहे वो आप पानी की तकसीम देख लें, चाहे जिस तरह वो टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप जहां भी देखें। और बड़े बड़े CCI फोरम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, ये बड़े बड़े फोरम्स हैं जिनमें ये बात नहीं की जा रही, और फिर जब बात की जाती है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वोटिंग के बगैर फैसले सुना दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि ये तो हम वफाक आपके सूबे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुझे बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट वफाक सूबे में कर रहा है? आपने देखा कि वो एक CPEC का ट्रेन ट्रैक है, वो तो CPEC और चाइनीज इन्वेस्टमेंट का इंतजार में है कि उस पर बात हो। इतने बड़े आपने देखा हादसा हुआ है, इतने बड़ी ट्रेजेडीज और साने, अंधोनाक साने हो रहे हैं, और इनका ना ये पहुंच पाते हैं वहाँ। मतलब कितने 162 लोग जहाँ बहक हुए हैं धरती वाले जो इंसिडेंट में, साने में 62 लोग, फिर मुताद्दिद जख्मी। इनकी वॉच पर, इनकी हुकूमत में 270 इस तरह के छोटे बड़े क्रैशेस और 8 बड़े क्रैशेस हुए हैं। जबकि गोटकी जैसे ट्रेन ट्रैक पे इन्होंने बताया, 2 साल से बंदा कह रहा है, जो उनका अपने रेलवेज के लोग हैं, कि हम बता रहे हैं कि यहाँ सख्त एक हैजर्डस सिचुएशन बन गई है, आप लोग इस खतरनाक ट्रैक को रिपेयर करें, बजाय इसके कि रिपेयर करें। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में रेलवे के लिए क्या किया, रेलवे की तरक्की के लिए क्या किया?
बजट जो काटी है उसकी 60% 70% तक काट दी है। 65 to 70% इन्होंने बजट काटी है रेलवे की। हिंदुस्तान में तो रेलवे बजट अलग प्रेजेंट होता है, तरजीहात की आप देखें कितनी बड़ी चीज होती है रेलवे, क्योंकि गरीब के लिए वही एक तरीकेकार है आगे पीछे जाने का मुल्क में, और कोई तरीका नहीं है। और अब आप सोचिए कि उन्होंने जिस तरह बजट काटी है, वो तो किसी शर्म आनी चाहिए कि पिछली हुकूमतों पर आप अपने ये ट्रेन क्रैशेस डालें। सारी दुनिया में जब इस तरह होता है, पहला काम होता है, जैसे इमरान खान को कहा करते थे, ओहो मिनिस्टर को मुस्ताफी होना चाहिए। व्हाट आर दे डूइंग नाउ? लेकिन वो कहते हैं कि अगर इस्तीफा देने से, वजीर रेलवे के इस्तीफा देने से जाँ बहक जो अफराद हुए हैं इस आने में, अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो इस्तीफा देते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का तो कोई फायदा नहीं है। भाई कोई तो आप अपनी सेंसिटिविटी दिखाएं, आप कहें कि आप लोगों से के मतलब लोगों के सोग में को सीरियस समझते हैं, ये छोटी बात नहीं है। पीएम तो घुटकी आए भी नहीं और एक अजीब व गरीब माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। गाली गलोच और ब्लेम गेम के आगे, ये अपना बयानिया निकालने के आगे एक अजीब व गरीब कैफियत, ये कुछ नहीं करते। इन्होंने बजट स्लैश किया है इतना इस रेलवे ट्रैक का, पूरी रेलवे बजट इतनी 65% जब स्लैश होती है बजट, तो आप बताएं, और रेलवे डिपार्टमेंट आपको लिख लिख के हल्कान है कि हम कह रहे हैं कि ये खतरनाक हो गई, ये जो ट्रैक्स हैं ये खतरनाक हो गए। 4-4 जगह पे पैसेंजर्स कह रहे हैं हमें फील हो रहा है, और आप इस तरह ट्रेनें चला रहे हैं, आप इस तरह बगैर सोचे समझे लोगों की जानों से खेल रहे हैं, मासूम लोगों के। साहब आ गए, नून लीग कह रही है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? एतराज़ तो है आप लोगों को कि इक्वल नहीं है, आप लोगों को उस तरीके से फंड्स नहीं मिल रहे हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी में रुकावट बनेगी? पोस्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस पर एक बयान देते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमने कभी इस तरह की सियासत नहीं की कि ज़बरदस्ती बजट ना मंजूर। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखिए बजट का क्या हाल क्या होना है। कभी कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, एक साल इन्होंने इसमें गंवाया, जिस पे सारी खराबी हुई कंफ्यूजन में। उसके बाद जिस किस्म के IMF प्रोग्राम में ये गए हैं, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अब ये हाथ जोड़ के IMF के सामने बैठे कि जी हमें हालात की बेहतरी की तरफ ले जाने दें। हालात तो बेहतर हो रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ग्रोथ क्या बताती नहीं है कि हालात बेहतर हो रहे हैं? आप अखबारें पढ़ें, तरक्की आपको कहाँ नजर आती है? आप अखबारों में ये भी देख लें, ये जो अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी 4% GDP ग्रोथ है, ये तो मजाक है जी। IMF 1.5% कह रहा है, वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हुकूमत की एदाद और शुमार का एग्जामिन होता है वो भी कुछ और कह रहा है। इनकी तो जो अदाद और शुमार और स्टेटिस्टिक्स और डेटा की हेरा फेरी यही नहीं खत्म हो रही। आपस के इनके जो हैं स्टेट बैंक अलग अलग क्लैश हो रहे हैं, और अपने आप के ये अपने आप को क्यों जगहसाई का निशाना और हदफ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए करंट अकाउंट सरप्लस में है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, मईशत तो चल रही है, 4% ग्रोथ हमें बता रही है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं बकौल हुकूमत की बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। नहीं, आई एम सॉरी, ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो इसका फौरन आप रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं। हम चाहते हैं बेहतरी हो भाई, खुदा के लिए रोज़गार लोगों को फराहम करें। एक में आई थिंक 1 में से 5 पाकिस्तानी इस दौरान बेरोजगार हुआ है। आपने कोविड के बजाय, जो कोविड में स्टिमुलस पैकेज देने के बजाय जो पब्लिक वर्क्स में होता है, जिससे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होती है, आपने आधा वो BISP का नाम चेंज करके फीता काट के आपने उसको आधा कर दिया। GDP उसको डबल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, और आप बेरोजगारी देख लें, ये अगर प्रोडक्टिव आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है तो इतनी लार्ज स्केल पे बेरोजगारी नहीं होती। अब आपको नया हर पहले महीने नया फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढते हैं और उसको फिर कहते हैं कुछ करें। ये हुकूमत EVM की 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का 500 मशीनों का ऑर्डर जो है वो देने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़ाहिर है, इस पर आप लोगों का भी कंसेंसस नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन का इस पर बिल्कुल भी जो है ना इत्तफाक नहीं है। आप लोगों के अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। वो कहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर बैठें
बैठने कर बात करने को तैयार नहीं है। ओवरसीज़ को वोट का हक देने की हुकूमत कहती है। अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन इसकी भी मुखालिफत करती है। नून लीग तो खैर पटिशन लेकर चली गई है इस बारे में। तो ये जो मशीनों को ऑर्डर तो दे दिया, आज फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि 500 EVM मशीनों का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि ऑपोजिशन से तो बात हुई नहीं, आप लोगों के साथ तो कोई इत्तेफाक राय नहीं है, तो कहीं बाला बाला इस पर भी आपको लग रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर? बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने सही बात कही। इनको अपनी जो आगे का मुस्तकबिल है वो बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। इनको अपने MNA MPs काबू में नहीं हो रहे हैं किसी असेंबली में। ये सारे आपके सामने बात है, ये सारी कोई ढकी छुपी स्टोरी नहीं है। और इनको ये नहीं पता बजट कैसे पास होगी, आगे कैसे निकलेंगे। बजट चले किसी ने पास करवा भी दी, हम तो मुखालफत करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि ये EVMs जब बजाय इसके कि वैक्सीनेशन ऑर्डर करते, ये EVMs क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? व्हाट इज द, ये क्या उजलत है? ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो इस तरह की कंसल्टेशन करते हैं, वो तजवीज़ देते हैं। हुकूमतें का इस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म करती हैं बगैर पार्लियामान के किसी बिल के। यू कैन नॉट डू दिस, और हम तो नहीं होने देंगे बिल्कुल कि आप इस तरह की जो सारी दुनिया में रद्द हो चुकी हैं ये EVMs, इन पर सख्त किस्म की रिगिंग होती है और इंटरनेट बीच में हैकिंग होती है। सबको पता है कि ये EVMs बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहां अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनखला का अमल जारी है, वहीं अफगान फोर्सेस और तालिबान में भी झड़पों में शिद्दत आ चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान के 26 सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इन झड़पों में अब तक 150 से ज़्यादा अफगान एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि तालिबान काबुल से 1 घंटे के फासले पर वाक़ ज़िला नर्क में भी अब तक कंट्रोल कायम कर चुके हैं। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक हुकूमती फोर्सेस ने ज़िला नर्क का कब्ज़ा वापस लेने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में जहां तालिबान की पेशकदमी का सिलसिला जारी है, वहीं एक दफ़ा फिर से इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो मकामी आबादी है, हालिया जो इस सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वो हमसाया ममालिक की तरफ नकल मकानी भी कर सकते हैं, जिससे खित्ते में एक बार फिर से 90 की दिहाई वाली जो सूरत हाल थी वो पैदा हो सकती है। इस वक्त तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अन मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी बेस पर भी कोई फौजी बेसिस देने पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ये मामलात भी तातुल का शिकार है। विफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान के अमरीका को फौजी अड्डे देने की जो खबरें सामने आई, जो बात हुई, जो मुतालबा हुआ अमरीका की जानिब से, हुकूमत ने खुलकर इस बात की जो है ना वो तरदीद की है कि पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है या अपने जो फौजी अड्डे हैं, बेसिस हैं, अमरीका को देने जा रहा है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने वाज़ेह तौर पर इससे इनकार किया। इस वक्त अफगानिस्तान में जहां अफगान हुकूमत अपने अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने पे मुकम्मल नाकाम नजर आती है, वहीं अफगान मुशीर कौमी सलामती हम्दुल्ला मोहिब अपनी नाकामियों का जो सारा इल्ज़ाम है ये पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अफगान ओहदेदार अपने अंदरूनी मामलात संभालने की बजाय आखिर पाकिस्तान पर ये सारा इल्ज़ामात जो मलबा क्यों डाला जा रहा है, इसी पर मैं बात करूँगा। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला तो यकीनी है अब, लेकिन इनखला के साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो बढ़ते हुए हमले हैं, जो कशीदगी वहाँ पर बढ़ रही है तालिबान के बीच में, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, तो यकीनन चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं कि अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। अमरीकी अफवाज का इन हालात में चले जाना आपको नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात के लिए ठीक नहीं है? फिर माजी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से जो अफ़गान लोग हैं वो यहाँ पाकिस्तान आएंगे, मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा होगा, उन मसाइल से तो आज तक पाकिस्तान निमट रहा है। तो ये जो पीस प्रोसेस था ये तो मजीद मुश्किलात का शिकार नहीं हो जाएगा अफवाज के निकलने के बाद? सर कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका अपना फैसला कर चुका कि उन्होंने यहाँ से इनखला करना है,
और उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। सदर ट्रंप के बाद सदर बाइडेन की जो हुकूमत आई है, उन्होंने एक रिव्यू बिठाया और रिव्यू ने भी इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने मजीद यहाँ नहीं रहना। अब जहां तक अमन का अमल है, ये इसका फैसला तो अफगानों ने करना है, अमेरिका ने नहीं करना, पाकिस्तान ने नहीं करना। हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम तो मशवरा दे सकते हैं, कायल कर सकते हैं, और खास करके मेज पे बिठा सकते हैं। मुल्क उनका है, फैसला उनने करना है। अगर वहाँ क़यादत की जंग रहती है, अगर वहाँ इक़्तिदार की कशमकश रहती है, तो फिर मामलात बिगड़ेंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अफगान क़यादत मिल बैठे और मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करे। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जैसे जैसे इनकला करीब आ रहा है, वैसे वैसे गुफ्तगू शुनीद को आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हमने कहा कि जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा था। मैं वहां गया था, तालिबान तशरीफ नहीं ला सके। अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि तशद्दुद का रास्ता मुनासिब रास्ता नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि वायलेंस जो है उसकी रिडक्शन का हमने प्रचार किया है, हमने उसकी हौसला अफजाई की है, और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात आगे बढ़ें। शाह साहब, माजी की तरह क्या हम डुअल पॉलिसी से जो हम कहते रहे हैं कि हमेशा दोगली एक पॉलिसी रही है, क्या हम उससे बाहर निकल आए हैं? अमेरिका को हम कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी मजबूत। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल दोगली नहीं है। हमारा बिल्कुल एक नेशनल कंसेंसस है, सब इदारों का इस पे इत्तफाक है कि हमने उनके मामलात में, अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर दी। ये उनका, लेकिन उनके अंदरूनी खल्फिशार के असरात तो पाकिस्तान पर पड़ते हैं सर, खाना जंगी बढ़ती है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं तो उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर वहाँ खाना जंगी होती है तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स भी आ सकता है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हम उसके लिए अपना जो बंदोबस्त कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अपने बॉर्डर को फेंस करें, हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े। लेकिन ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये अफगानिस्तान का जो मसला है। हम पूरी जितनी रीजनल फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें, और मुझे उम्मीद है कि अपना किरदार अदा पाकिस्तान पर शाह साहब प्रेशर है कि तालिबान को एक बार फिर से आप टेबल टॉक पर लेकर आए, जंगबंदी कराने में पाकिस्तान उनसे बात करे। इसके प्रेशर नहीं, हम उनको कायल कर सकते हैं, वो किसी के ताबे नहीं है, वो किसी के पाबंद नहीं है। हम उन्हें कायल करने की कोशिश की, हमने कायल करके उनको मेज पर लाए, हमने उनको बिठाया, हमने गुफ्तगू का आगाज किया, हमने दोहा में पीस एग्रीमेंट करवाया, हमने इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का आगाज करवाया, हमने जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, ज़ाब्ते हैं, उस पर इत्तफाक करवाया। अब जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान पे आई तो नहीं होती, जिम्मेदारी तो बुनियादी अफगानों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका वहां से निकलने के बाद भी निकलना नहीं चाहता, इसीलिए बेसिस की भी बात हो रही है। वो अपने हमसाया मुल्क में जो है ना वो अड्डों की तलाश में है। पाकिस्तान ने वाज़े इनकार किया, आपने इस पर कौमी असम्बली में आपने खड़े होकर इस पर वाज़े भी किया कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या स्टिल प्रेशर है पाकिस्तान पर? देखिए, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान ने सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि हम अपने यहाँ किसी बेस की इजाजत नहीं दे सकते। सर, FATF के मामलात हैं, वहां से हमें मरोड़ने की कोशिश की जा सकती है, फिर IMF का जो है ना वो $6 अरब का प्रोग्राम है। देखिए, बात सुनिए, आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल बाजू मरोड़ा जा सकता है। जो FATF की तलवार है वो लटक रही है, बिल्कुल लटक रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कौमों को अपने मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने पड़ते हैं, और कई दफा हिम्मत वाले फैसले करने पड़ते हैं। हम ये बेसिस इजाजत देकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हमने क्या कहा है, वजीर आजम की पॉलिसी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्टनर्स इन पीस तो हो सकते हैं, किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो FATF के बाद की मुश्किलात को फेस करने के लिए फिर हम तैयार हैं। IMF के प्रोग्राम में अगर हम पाकिस्तान को दिक्कत देने की कोशिश की जाती है, हमें प्रॉब्लम होगी, वो भी फिर हम फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, कौम को देखिए, कौम को फैसला करना है, कौम को फैसला करना है।
ये तो नहीं है ना कि सब कुछ आप कहते हैं कि पांचों घी में हो। ऐसा नहीं होता। कौमों को अपनी खुददारी के लिए सर उठा के जीने के लिए कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल से। क्या ये बात दुरुस्त है जो अमरीकी अखबार ने दावा किया कि CIA के सरबराह आए इस्लामाबाद दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने कोई खुफिया बातचीत की? देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में रास्ते में रहते हैं, उनकी गुफ्तगू सीरीज होती रहती है, वो आते हैं, वो मिलते हैं, एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं है। सही। क्या ये भी बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमरीकी जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उससे बात करने से इनकार किया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं बाइडन से ही बात करूंगा, प्रेसिडेंट बाइडन से ही बात होगी उनकी? देखिए, मुनासिब क्या है, मुल्क छोटा हो सकता है, मुल्क बड़ा हो सकता है, मुल्क अमीर हो सकता है, मुल्क गरीब हो सकता है, लेकिन कुछ असूल होते हैं रेसिप्रोसिटी के। अब ये मुनासिब नहीं है कि उनका अगर वजीर खारजा है उसने बात करनी है तो पाकिस्तान के वजीर खारजा से करे। और मुझे याद है जब मैं गया था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए तो मैंने वहाँ हिलरी क्लिंटन वहाँ की वजीर खारजा थी, तो पहले होता था डिप्टी सेक्रेटरी डेड्रो पॉन्टे के साथ गुफ्तगू होती थी हमारे वजीर खारजा की खुर्शीद कसूरी साहब की। तो मैंने उनसे गुजारिश की, देखिए ये मुनासिब नहीं है, अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा एक तरफ बैठता है तो दूसरी तरफ मुनासिब बात यही है कि अमेरिका की वजीर खारजा बैठे। और हिलरी क्लिंटन साहिबा ने मुझसे इत्तफाक किया और उन्होंने उस डायलॉग को अपग्रेड किया और वो मुझसे बैठती थी, हम कलाम होती थी, बात होती थी। तो वजीर आजम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मुनासिब यही है कि उनसे उनकी जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है वही बात करें। सही। तो उधर से जवाब क्या मिला इमरान खान साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के इस रिएक्शन के बाद? जवाब की बात नहीं है, वो जब वो तैयार होंगे इमरान खान साहब मुझसे बात कर लेंगे। बिल्कुल सही। शाह साहब, 20 मई को CNN को जो आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आपने इसराइली जारियत की, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम हो रहा था, बड़ी खुलकर आपने बात की। फिर आपने अमरीकी मीडिया में इसराइल की कुछ डीप पॉकेट्स की भी बात की, एंकर भी नाराज़ हुए, मीडिया भी उनका नाराज़ हुआ। क्या वाकई अमरीकी मीडिया पर और इसराइली लॉबी का इतना असर रसूख है कि वो सच को सच मानने से इनकारी रहता है अमरीकी मीडिया? मुझे आपके सवाल पे हैरानी भी हो रही है और आपकी मासूमियत पर मैं परेशान भी हो रहा हूँ। आपको सब इल्म है, ये सवाल आप मुझसे क्यों करते हैं? ये सवाल भी आप जानती हैं और सवाल का जवाब भी आपके पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज किसानों के नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, अपने मसाइल खुलकर वज़ीर आज़म के सामने रखे और इस मौके पर ज़रई शोबे की तरक्की और फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी दी गई। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में किसानों को बताया कि हुकूमत ने एग्रीकल्चर को CPAC में डाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसानों को पहले फसल के पूरे पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि ज़राअत में भी एक माफिया बैठ गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने किसानों को ये यकीन दिलाया कि अब ऐसा नहीं होगा, ना सिर्फ किसानों की फसल ख़रीदी जाएगी बल्कि किसानों को सही वक्त पर पूरे पैसे भी दिलवाए जाएंगे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम चीन के ताउन से किसानों को मुख्तलिफ तकनीक से जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे भी रोशनास करवाएंगे, जिससे ना सिर्फ फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ सकेगी बल्कि किसान और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने खुलकर कहा कि मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, जिद्दोजहद कर कर ही इक़्तिदार में आया हूँ। किसानों ने भी जब खुलकर बात की तो खालिद खोखर साहब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमें खुलकर सपोर्ट किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज तक आपने कौम से कहा है कि घबराना नहीं है, आज हम आपको कहते हैं कि घबराना नहीं है। पूरे काश्तकार, सब काश्तकार जो हैं ये आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खुराक और ज़राअत जमशेद इकबाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका।
चीमा साहब, खुलकर आज बातचीत की किसानों ने अपने मसाइल के हवाले से। आइंदा बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए क्या कुछ तजावीज़ दी गई आज किसानों की तरफ से? जी, किसानों तजावीज़ दी हैं। उनकी 4-5 तजावीज़ थी। एक तो ये थी कि हम आप खाद पे हमें सब्सिडी दें। हाँ। दूसरी उनकी तजवीज़ ये थी कि आप जो बिल हैं ट्यूबवेल के वो कम करें। तीसरी ये थी कि उनकी के जो खादें DAP के अलावा फास्फोरसी खादें हैं, फास्फोर आप कह लें कि SSP है, NP है, उन पे भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी सब्सिडी दें, जो कि आप कह लें। फिर एक तजवीज़ उनकी ये थी कि रिसर्च पे पैसे खर्च करें। रिसर्च पे अगर पैसे नहीं खर्च करेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। हाँ। फिर उनकी तजवीज़ ये थी कि जो रहीमयार खां में आप कह लें कि जो आम की बहुत बड़े बागात हैं और फ्रूट जो है वो ज़ाया काफ़ी होता है, लिहाजा वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जो है या मैंगो की स्टोरेज के लिए फिर उसे कंफर्टेबली या सेफली कराची पहुंचाना और उसको एक्सपोर्ट करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। फिर लाइफ स्टॉक के हवाले से उनकी तजावीज़ थी कि हमें वहाँ सपोर्ट किया जाए। लाइफ स्टॉक जो है फ्यूचर है पाकिस्तान का, लिहाजा हम इससे पीछे रहते जा रहे हैं, ये काफ़ी रह गए हैं, लिहाजा गवर्नमेंट हमें यहाँ पे सपोर्ट करे, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसकी जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने में, उसके चारे में, उसकी फीड में। ये उनकी एक तजवीज़ थी। चीमा साहब, आपको पता है कि कॉटन की पैदावार में भी हम लोग पीछे हैं। कॉटन की जो बेलें हैं ये भी आधी प्रोडक्शन रह गई है, 1200-1300 मिलियन पर ये गांठें आ गई हैं। तो कॉटन की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी कोई तजावीज़ सामने आई? इस पर भी हमारा जो किसान है इससे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात खदशात रहे हैं इस हवाले से। देखें, एक तो आप ज़हन में रखें कि कॉटन की पैदावार इस साल बढ़ जाएगी और बड़ी सब्सटेंशियल बढ़ेगी। पिछले साल हमारी को 5.6 मिलियन बेल हुई थी। बेसिकली पिछले साल जो 46 मिलियन बेल का टारगेट था सिंध का, वो 46 मिलियन बेल में से सिंध में टोटल जो पैदावार हुई वो 18 मिलियन बेल हुई। 28 मिलियन बेल का जो सेटबैक आया हमें सिंध से, यानी उनका जो टारगेट था प्रोडक्शन का उसका 40% हुआ, 60% नहीं हुआ। हाँ। और उसके मुकाबले में पंजाब में देखें तो पंजाब में जो टारगेट था वो आप कह लें कि इनका 80% हो गया, 20% हम पीछे रहे, और बलूचिस्तान का टारगेट बढ़ गया था। सो जो टोटल हमें बड़ा सेटबैक आया वो 28 मिलियन बेल का, 28 लाख बेल का सिर्फ सिंध से आया, जिसकी वजह से हम इतना बुरा गए। और हमें मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि जिनकी वजह से सेटबैक आया वही आके पूछते हैं कि ये कॉटन का कैसे नुकसान हुआ। भाई, कॉटन का नुकसान तो आपने किया है। सो इस साल अगर देखें तो आप कह लें जो इशू बना पिछले साल कि एक तो कॉटन ने संभाली नहीं, सिंध से संभाली नहीं गई, और दूसरा सेटबैक आया कि जब बारिशें आई हैं तो जो लेफ्ट बैंक कनाल है, जो ड्रेन है सबसे बड़ी सिंध की, जो पानी यहाँ तो से सांगड़ से और पीछे आप कह लें नारा कनाल का वो लेके जाती है पानी, सैलाब का निकालती है डिस्ट्रिक्ट सांगड़, डिस्ट्रिक्ट बदीन, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का वो बंद हो गया। ड्रेन जो है उसके अंदर आबादी कर रही, लोगों ने घर बना लिए। सिंध गवर्नमेंट ने ख्याल नहीं किया, जब बारिशें ज़्यादा हुई तो पानी निकल नहीं सका तो सैलाब आ गया और सारा इलाका तबाह हो गया। सो इस साल मेरा ख्याल है कि मुझे लेटेस्ट सिचुएशन का पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अकल हो तो उन्हें वो अब ठीक कर ली होगी ड्रेन कि इस तरह के आप कह लें कि कोई मुसीबत तो किसी वक्त भी आ सकती है। लिहाजा हमें मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि खुदा न खास्ता को लास्ट ईयर की तरह का सैलाब आए। सो आप कह लें पंजाब में भी फसल जो है हमारी तवक्को से बेहतर लगी। हमारा टारगेट तो नहीं पूरा हुआ लेकिन बेहतर लगी है और फसल है ठीक, इस वक्त तक फसल ठीक है। सिंध में भी फसल ठीक है। तो वो जो 50% हम प्रोडक्शन में पीछे थे वो कह रहे हैं कि इस साल वो टारगेट अचीव करेंगे हम? नहीं, टारगेट मुझे अचीव होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पानी थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि पिछले साल हमारी पैदावार 5.6 मिलियन बेल, इस साल 9 मिलियन बेल हम क्रॉस कर जाएंगे जी। मतलब हम कुछ 70% पिछले साल से ग्रो कर जाएंगे जी। ये है जी इसकी पैदावार के हवाले से। तो बाकी जो आपके लिए किसानों के तजावीज़ थी वो ये थी कि उनका बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो शुगर फैक्ट्रीज का जो आप कह लें कंट्रोल एक्ट है जो रिवर्स हुआ था उस पर वो बड़े वरीड थे। लिहाजा जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन करके वो दोबारा उसको पास करवाया है, बिल को पास करवाया है, तो इस बात पर पूरी कौम, पूरे किसान खुश आप कह लें कि खुश थे। पिछले सालों
2018 में पीक जो लूटमार हुई कि किसानों की गन्ने के हवाले से 80 अरब रुपए की हुई, और उसमें आप पहले बड़ी बने ये पूरी, आप पहले सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ की जो 2 मिलें हैं, आप कह लें ये वाली रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल, उसके बाद बाकी भी सारे लोगों ने अपने अपने औकात के मुताबिक हिस्सा डाला, तो किसान के साथ बड़ी जाती। हाँ बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ किसान पे वक्त पे अदायगियाँ देने का इशू नहीं था। पहले ये थे मिल लेट चलाते थे, फिर उसके काट लगाते थे, फिर उसकी ट्रालियाँ खड़ी रखते थे, फिर उसको पूरा रेट नहीं देते थे, फिर उसको बाद में आप कह लें कि उसकी पर्ची जो है जब CPR आती थी लेने के लिए तो कहते थे पैसे नहीं है लिहाजा डिस्काउंट करा लो। डिस्काउंट क्या है, 30% पैसे कम ले लो। मिडल मैन छोड़े हुए थे, कांटे लगाए हुए थे, पर्सनली आपने अपने जो मिडल मैन छोड़े हुए थे। सो बड़ा इस्तेसाल किया है। सो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक बुरी एग्जाम्पल है पाकिस्तान में। सपोर्ट प्राइस के हवाले से एग्जाम्पल हुई है कि जो लोग आज किसान को उनके जो तहफुजात थे वो भी आज नहीं है। आप समझते हैं आज का किसान आप मुतमईन है, वो किसान जिसने हर दौर में डंडे खाए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का हो या PTI आपके दौर में भी, दौर हुकूमत में भी किसान सड़कों पर एहतजाज किया है, डंडे ही खाए इन्होंने। कभी वो गन्ने की प्राइस को लेकर, गंदम की सपोर्ट प्राइस को लेकर, तो ये सारे तहफुजात खदशात आज की मीटिंग में आप समझते हैं दूर हो गए हैं उनके? नहीं, ये समझने की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपया उसको ज़्यादा मिला है। $7 बिलियन देहातों में ज़्यादा गया है रिगार्डिंग फसलों की जो पैदावार बढ़ी है और जो उनको प्राइस ठीक मिली है। $7 बिलियन। फिर यह है कि जो बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा आई है वो भी देहातों में अगर देखें 6-7 बिलियन डॉलर ज़्यादा है, उसमें कुछ 4-4.5 देहातों में चला गया है। देहातों में इस साल 11 बिलियन 11.5 बिलियन डॉलर गया है। देहात तो चमक उठे हैं, देहातों की ज़िंदगी बदल गई है। ट्रैक्टर पूरे नहीं आ रहे, मोटरसाइकिल पे इस साल 20 लाख बना है, अगले साल 35 लाख बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ट्रैक्टर जो है उनकी पैदावार 68% बढ़ गई है, कारों की पैदावार बढ़ गई है, मोटरसाइकिल ज़्यादा बिक रहे हैं, सीमेंट पूरा नहीं आ रहा, आप कह लें कि आपका सरिया पूरा नहीं आ रहा। ये जो सारी तरक्की हो रही है, बेसिकली देखिए किसान मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, किसान पैसे लेके नहीं जाता, ये जमीन का बेटा होता है, ये अपनी जमीन में कब्र बनाता है, अपनी जमीन में घर बनाता है, ये कहीं चला जाए तो वापस आता है। लिहाजा यहाँ पे जो पैसे इस साल गए हैं देहातों में जो पैसे गए हैं तो पूरी इकोनॉमी जाग उठी है, पूरे बाजार सोए हुए बाजार आपको खड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। में इस वक्त जो ये जो 4% ग्रोथ हुई है, ये आप कह रहे हैं अगले साल बढ़ जाएगी। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खुराक और ज़राअत जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कनाडा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े की डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले मैं बुनियादी तौर पर इस हकीकत का इजहार करना ज़रूरी समझती हूँ कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है और अमन का दर्स देता है। शिद्दत पसंदी और दूसरों पर चढ़ दौड़ने जैसे अज़ाइम का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना जाने क्यों इस्लाम दुश्मन जो ताकतें हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब बरतने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को गुज़श्ता कुछ अरसे से एक ऐसे ही खौफ का सामना है कि मुसलमानों के साथ माशरती और समाजी सतह पर इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। इस जैसे और कई इक़दाम हैं जिनकी बिना पर मुस्लिम दुश्मनी के इस रवैये को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि इस्लामोफोबिया एक बेबुनियाद और मन घड़त सोच पर मबनी खौफ का नाम है। यूरोप और कई मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया इस कदर फैल चुका है कि वहाँ मुसलमान गैर महफूज हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ कनाडा के सूबे ओंटारियो में एक मकामी सफ़ेद फार्म गैर मुस्लिम दहशत गर्द की जानिब से सड़क किनारे खड़ी पाकिस्तानी नजात मुसलमान एक फैमिली, उस फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इंतहाई अफसोसनाक काबिल मुज़म्मत ये वाक़या पेश आया है। इस हादसे में जो लोग जाम बहक हुए हैं उसमें ख़ानदान के सरबरा 46 साला सलमान अफजल, उनकी अहलिया 44 साला मदीहा सलमान, उनकी बेटी 15 साला यमुना सलमान और इनकी ज़ईफ़ वालिदा शहीद हुई हैं, जबकि एक 9 साला बच्चा जो ज़िंदा बचा है वो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। इस वाक़े की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है और मैयतों के पोस्टमार्टम के बाद जो बकिया कार्रवाई है ये अमल में लाई जाएगी। ताहम इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को वहशियाना हरकत करार देकर पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की जा रही है।
आलमी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के साथ साथ ख़ुद कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी ये मामला एक टेस्ट केस की हैसियत रखता है। कानून और हुकूक सबके लिए यकसा और बराबर होने चाहिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले लातादाद वाक़यात के बावजूद इस्लामोफोबिया का प्रचार करने वाले अपना बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हट धर्मी से जारी रखे हुए हैं, जबकि मुस्लिम हुक्मरान और हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें इस हवाले से कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं कर पाए हैं आज तक। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर तज्ज़ियाकार कनाडा से टोरंटो से फ़याज़ विलाना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस सूबे में, उनके जिस स्टेट में ये वाक़या पेश आया है, वहाँ मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो कितनी तादाद में रहती है, और क्या वहाँ पर पहले भी ऐसे कोई खौफ व हिरास था या ऐसा कोई वाक़या छोटा मोटा इक्का दुक्का कभी हुआ कि मुसलमानों को डराया धमकाया जाता रहा हो, या मुसलमानों ने स्टेट में कोई ख़ास अपने तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इजहार किया हो? अजिया, आपको भी और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये इस्लामोफोबिक एक्शन था। इस्लामिक फोबिया के हवाले से यहाँ कनाडा में बज़ाहिर अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो कनाडा उन कंट्रीज़ में है जहाँ टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत बेहतर था, लेकिन अब कुछ अरसे से तसलसल से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अभी ये जो लंदन ओंटारियो जो सिटी है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 4 लाख है, और 4 लाख में से 30 से 40 हज़ार मुसलमान हैं। ये उनके अपने जो मेयर हैं उस सिटी के हेड होल्डर, उन्होंने ये फिगर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है 30 से 40 हज़ार हमारे पास मुसलमान हैं। और वहाँ मुसलमान, अब बज़ाहिर वहाँ का जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पॉल वेट, उसने कहा कि वो उन्हें जानता नहीं था, उसने गाड़ी उन पे चढ़ा दी। मेरे ख्याल में आई थिंक ही इज लाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड से एज अ पाकिस्तानी अगर वो जानता नहीं था तो उसे कैसे पता कि वो मुस्लिम फैमिली है? कनाडा में तो हिंदू, सिख, ये सब लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है कि वो जानता था। उसने गाड़ी सिग्नल पे रोकी हुई थी, उसने सामने देखा कि वो रोड क्रॉस करने लगी है एक फैमिली, और उनकी अपीयरेंस से दे लुक लाइक अ मुस्लिम। इसका मतलब है वो उन्हें जानता था कि ये मुसलमान हैं। एक पूरी फैमिली, ज़ाहिर उनकी मदर थी। यहाँ हमारी सारी माएँ बहनें सलवार कमीज पहनती हैं। सैयद सलमान डॉक्टर थे प्रोफेशन से पाकिस्तान से, और यहाँ 14 साल पहले इमिग्रेशन लेके आए, और यहाँ एज ए फिजियोथेरापिस्ट जॉब कर रहे थे। एंड ही वाज अ क्रिकेट लवर एंड ही वाज अ वेरी वेल नोन कम्युनिटी फिगर। मस्जिद में बहुत एक्टिव थे। और उनकी जो मिसेज थी मदीहा, शी वाज डूइंग PhD इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन ओंटारियो। लंदन ओंटारियो में वो PhD कर रही थी बेचारी सिविल इंजीनियरिंग में। और उनकी बेटी 9th ग्रेड में थी, एंड नाउ शी वाज गोइंग इनटू ग्रेड 10 इन सितंबर। और छोटा बेटा जो फाइज 9 साल का है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और उनकी मदर थी। तो उसने उन्हें दूर से देखा और उसने बिल्कुल से तसल्ली हो गई कि ये मुसलमान हैं, क्योंकि सलवार कमीज और स्किन कलर से दूर से पता चल जाता है। और फिर उसने उन पे गाड़ी चढ़ा दी, और गाड़ी चढ़ा के उन्हें मार के वो वहां से गायब हो गया। और फिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे जाके एक करीबी पार्किंग लॉट में जाके देखा, और वो पार्किंग लॉट भी वहां मस्जिद के करीब थी। अच्छा। और वहां उन्हें अंदेशा है कि ये दोबारा अटैक करना चाहता होगा मुसलमानों पे। एक तो ये तो आज का वाकया है। अब ये है कि ये तसलसल से क्यों हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि लास्ट अक्टूबर 12 अक्टूबर 2020 को एडमिंटन एक शहर है अल्बर्टा प्रोविंस में, वहां 2 सोमाली ख्वातीन, माँ और बेटी, एक कार में बैठी हुई थी पार्किंग लॉट में। वहां एक बंदे ने उन्हें अप्रोच किया, और उनका सिर्फ हिजाब उन्होंने दोनों ने पहना हुआ था, एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग देम। और फिर वहां फाइट हुई और उसने उनके हिजाब खींचे। वो रिपोर्ट हुआ। इससे लेकिन पहले हम तो ये भी जानते हैं, आपको भी याद है न्यूजीलैंड में जब ये चर्च पर जो वाकया पेश आया था, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अब मुसलमानों के साथ बड़ा इजहार एकजहती किया, वो साथ खड़ी रहीं। इसी तरह हम जस्टिन ट्रूडो के बारे में ये जानते हैं कि मुसलमानों के हवाले से बड़े अच्छे ख्यालात हैं, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर रखते हैं, वो हमेशा उनके राइट्स की भी बात करते हैं। तो वो इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं? यकीनन अफसुर्दा तो वो होंगे जिस तरीके से मुसलमानों के हक़ में हमेशा उन्होंने बात की है। तो वो इसको रोकने के लिए माजी में कोई वहाँ पर किसी कम्युनिटी ने काम नहीं किया, वहाँ की हुकूमत ने काम नहीं किया, कोई अपने लॉज में, अपने कवानीन में कोई उन्होंने इस चीज़ को देखा हो कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए? अच्छा, मैं आपके सुनने वालों को के लिए भी, ज़रा आप तो जानती हैं, लेकिन मैं आपके सुनने वालों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिबरल पार्टी की है और जस्टिन ट्रूडो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लिबरल के बारे में जनरली ये एक तासुर है यहाँ
कि वो मुसलमानों की और इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी है और मुसलमानों में बहुत पॉपुलर हैं। और हमारी इस वक्त भी 3 हमारे लिबरल मेंबर पार्लियामेंट, सलमा जाहिद, इकरा खालिद और समीर जुबैरी, जो पाकिस्तानी निजाद हैं, वो मुसलमान हैं जो पार्लियामेंट में हैं और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कल अपने ट्वीट से इस वाक़े पे अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं उन वर्ड पे बाद में आते हैं और उस पे फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस पे हमें एतराज क्या है। लेकिन यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है और वो भी मैटर करता है, प्रोविंस में कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट है। अच्छा। और यहाँ उसके प्रीमियर जो हैं वो डग फोर्ड हैं। अच्छा। और कंजर्वेटिव मुसलमानों में पॉपुलर नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू गेट पॉपुलर, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। तो आज उन्होंने ये किया है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने ओंटारियो की, कि आज उन्होंने ओंटारियो गवर्नमेंट की तमाम ऑफिशियल जो सरकारी तकरीबात थी वो सारी मनसूख कर दी हैं उन्होंने। अच्छा। और आज शाम को 8 बजे लंदन ओंटारियो की उस मस्जिद में जहां वो पूरी फैमिली जाती थी और वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है, और वहां शाम को एक ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, जिसे आप विजिल कह लें, ताज़ीती प्रोग्राम कह रहे हैं, 8 बजे। तो डग फोर्ड प्रीमियर ने कहा कि मैं खुद वहां जाऊंगा और मैं उसमें शरीक होऊंगा और मैं मुसलमानों से इज़हार यकजहती करूंगा। सही। ये कंजर्वेटिव वाले कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अफसोस का इजहार कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अफसोस का इजहार कर दिया। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप देखें कि ये वाकया हुआ है इतवार की रात 8 बजे, और इतवार की रात 8 बजे हुआ है। कल मंडे को यहाँ शोर मचा है सोशल मीडिया के जरिए, तो फिर इन्हें ख्याल आया और आज ट्यूसडे को ये अपनी तकरीबात मनसूख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टोरंटो से सीनियर तज्जियाकार फयाज विलाना हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।